हुस्न का जलवा बिका। भाई भाई आप खामोश क्यों हैं? कुछ कीजिए ना मेरे लिए। मैंने बड़े मान से आपकी दहलीज पे कदम रखे। इस तरह की बदसलूकी तो किसी दुश्मन के घर में भी नहीं होती। ये सलीमा और समारा मामला है, मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहता। भाई ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं आपकी बहन हूँ। इस सलीमा को क्या हाथ पहुंचता है कि मुझे जिस घर से निकाल दे, और वो भी एक छोटी सी बात पर। ये बात तुम्हारे लिए छोटी हो सकती है, सलीमा के लिए नहीं। और वैसे भी यहाँ रहते हुए तुम्हें इस बात का कोई हक नहीं पहुँचता कि उसकी शिकायतें करती फिरो। मुझसे कह दिया होता तो ठीक था, तुमने पूरे मोहल्ले की औरतों के सामने शिकायतों की बौछार कर दी। अब जाहिर सी बात है उसे गुस्सा तो आएगा ना, मैं कुछ नहीं कर सकता। हाय आप कैसे भाई हो? मुझे दर बदर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ रहे हो? याद रखना भाई, अल्लाह सब देख रहा है। सलीमा, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है ना? तुम मुझे इस घर से दर-बदर कर रही हो। तो तुम्हें बद्दुआएं नहीं दूंगी, मगर तुम याद रखना, मेरा सबर रंग लाएगा। तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा एक दिन। बस करो अपनी बकवास और ये पकड़ो अपना सामान और निकलो मेरे घर से। जब से इस घर में आई हो, घर की बरकत खत्म होकर नहुसा टपकने लगेंगे। देखो महवेश, हम सबके इलाज चाहने के बावजूद भी इन वाक़यात को भुलाया नहीं जा सकता, जो कि सिर्फ तुम्हारी पैदा करता है। इन सब वाक़यात से सबसे ज़्यादा नुकसान मुझे पहुंचा है। 2.5 लाख रुपए भी नहीं मिले और नौकरी से भी हाथों बैठ। अब पुरानी बातों को दोहराने से कोई फायदा नहीं है शहजाद। जो इज्जत चली गई वो पलटकर वापस नहीं आएगी। अब हमें नए सिरे से जिंदगी गुजारनी हो। तुम किसी और जगह नौकरी तलाश कर लो। अम्मी जान, नौकरी के बकेड़ों में नहीं पड़ने के लिए तो मैं अपना कारोबार करना चाह रहा हूँ। महवेश, आखिर वो 2.5 लाख रुपए है कहाँ? कुछ तो खर्च हो गए थे, बाकी पुलिस ले गई है। तुम खुद जाकर पुलिस से क्यों नहीं पूछ लेते हो? हाँ, पता करता हूँ। पता नहीं मुझे पहले ख्याल क्यों नहीं आया। और हाँ महवेश, तुम्हारी जमानत किसने करवाई? टैक्सी ड्राइवर जिब्रान है ना, उन्होंने। जिब्रान ने? क्या तुम सच कह रही हो? हाँ, जब पुलिस हमें गिरफ्तार करके हैदराबाद से कराची ला रही थी तो इन्हीं की टैक्सी में हमें थाने तक पहुंचाया। उन्होंने मुझे पहचान लिया था वहाँ पर और फिर किसी से कहकर ज़मानत करवाई।
और वही फिर मुझे अब्बा के पास अस्पताल भी लेकर गए। अल्लाह उस टैक्सी ड्राइवर की जिंदगी लंबी करे, उसको जिंदगी में सुख ही सुख दे। हमारे घर की खुशियां लौटाने में उसका बहुत बड़ा हाथ है। हमारे घर पे फरिश्ता बनकर नाजिल हो गया है। अम्मी, मैं थाने जा रहा हूँ पता करने, क्योंकि इस वक्त सबसे ज़्यादा अहमियत मुझे पैसों की है और मैं उन्हें किसी भी कीमत में खो नहीं सकता। अपनी आंखों से देख रही हो ना तुम्हारा भाई कितना परेशान है। अच्छा खासा नौकरी करता था, बेरोजगार हो गया है, और ये सब किसका किया धरा है जानती हो ना अच्छी तरह। शर्म तो नहीं आती। कहीं बाजार में है हुस्न का जलवा बिका, तन बदन जीवन बिका, अब क्या कहे क्या क्या बिका। कहीं बाजार में है हुस्न का जलवा बिका। अब मैंने आपसे पहले ही कहा था कि एक मामूली इंसान के हाथों में खिलौना बनना नहीं चाहती। जितनी जल्दी हो सके मुझे उससे छुटकारा हासिल करना है, और मेरे ऊपर जो उसके शौहर नाम का लेबल है ना वो हट जाए। इसके बाद अपनी अना की तस्कीन के लिए उसने जो इंतकाम की जंग छेड़ी है ना वो मैं दिल खोल के लड़ सकूं। मैं कोर्ट में केस दायर कर चुका हूँ। कोर्ट की तरफ से दाऊद को 2 मरतबा नोटिस भेजा जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद वो अभी तक जज के सामने पेश नहीं हुआ। कहीं ऐसा तो नहीं वो आपके साथ कंप्रोमाइज करना चाहता है? इसके बाद तो कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही। मेरे और दाऊद के दरमियान जो इंसिडेंट हुए हैं वो अना की जंग में तब्दील हो चुके हैं। अब 2 नोटिस भेजने के बावजूद भी दाऊद अगर जज साहब के सामने पेश नहीं हो रहा, इसके बाद कौन सा ऑप्शन बाकी रह जाता है? जीत मेरी ही होनी चाहिए। अब एक ही ऑप्शन बाकी रह जाता है कि दाऊद को बजरिया अखबार नोटिस भेजा जाएगा। अगर इसके बाद भी दाऊद अगर कोर्ट नहीं आया तो कोर्ट आपके हक में एक तरफा फैसला देगी, जीत आपकी हो। ये वो तरीका है जिससे दाऊद और उसके साथी आपको चैलेंज नहीं कर सकते। ये ऑप्शन काफ़ी तसल्ली बख्श है, लेकिन जल्दी से आप 3rd ऑप्शन की जानिब चलिए, क्योंकि मैं अब उसकी शक्ल देखना गवारा भी नहीं करती। नहीं, आप बैठे, मैं रिफ्रेशमेंट का इंतज़ाम करवाती हूँ। हाँ फरीद, हाँ वकील साहब के लिए रिफ्रेशमेंट का इंतज़ाम करवाओ जल्दी। आपके तावन का बहुत शुक्रिया सर। दरअसल मैं अपनी बहन का सामान लेने आया हूँ। ये कल ही हैदराबाद से रिपोर्ट आई हुई थी। ये आपकी बहन से जो सामान बरामद हुआ था उसकी डिटेल इस फाइल में है। अच्छा हुआ शरा साहब आप खुद ही आ गए, अगर नहीं आते तो आपकी बहन का सामान हम आपके घर भिजवा रहे थे। बशीर, जो अलमारी में सामान पड़ा हुआ है ना वो लेके आओ। शायद साहब इसमें तो सिर्फ 12,000 रुपये लिखे हैं। मेरी बहन 2.5 लाख रुपए लेके गई थी। भाईजान, ये हैदराबाद से रिपोर्ट आई हुई है, ये हम भी चेक नहीं कर सकते। आपकी बहन से जो सामान मिला था उसी टाइम आपकी बहन से सिग्नेचर ले लिए थे। अब ये सामान लेके जाएं और हमें अपना काम करने दें। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं अपनी बहन से पूछ के आया हूँ। आपका क्या मकसद है भाई? आपने सामान लिया आपका? यार जो है यही लिस्ट में है भाई। हजूर जी सर, आपकी नगरी में सर आपका सामान चला गया सर।
सर, ओ भाई जाओ ना भाई, जाओ यार, क्या हो गया? यही सामान है भाई, जाओ जाओ। राबिया, ये तुम क्या कर रही हो? ये सवाल तुम्हें मुझसे नहीं अपने आप से पूछना चाहिए। देखो, मुझे ये सारा वाकई सरासर एक ड्रामा लग रहा है, और अगर ये वाकई एक ड्रामा है तो मुझे इस तरह की भोंडे मजाक बिल्कुल नहीं पसंद। मेरे और तुम्हारे बीच मजाक की अब कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही है जिब्रान। और दूसरी बात यह कि ड्रामा और हकीकत में बहुत फर्क है। ड्रामा वो है जो तुमने मेरे साथ किया, और हकीकत वो है जो मैं तुम्हें अभी वहां देख के आई हूँ उस लड़की के साथ। अब किसी मोहब्बत का मौका बाकी नहीं रहा। राबिया, जो तुमने देखा है वो हकीकत नहीं है। मुझे तो ये सारी एक साजिश नजर आती है जिसमें तुम भी मुलविस नजर आती हो, वरना तुम ऐन उसी वक्त कैसे पहुंच गई? मैं तुम्हें कई दिनों से तलाश कर रही थी जिब्रान, और आज जब मैंने तुम्हें उस लड़की को अपनी टैक्सी में बिठाते हुए देखा तो मैंने तुम दोनों का पीछा किया और वहां तक पहुंच गई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारा दिल इतनी जल्दी मुझसे भर जाएगा। देखो राबिया, मेरी बात समझने की कोशिश करो, ठीक है? तुम्हारा वहां ना महज एक इत्तेफाक था, लेकिन मुझे वो लड़की अचानक मिली थी और मैं तो सिर्फ उसकी मदद करने के लिए उसे वहां लेकर गया था। जब तुम मेरी कोई दलील मानने के लिए तैयार नहीं हो तो मैं तुम्हारी कोई बात क्यों सुनूं? तुमने तो बिना देखे मुझ पे शक कर लिया कि खुदा न खास्ता सेठ दाऊद ने मेरे साथ कुछ गलत किया है। तुम्हें अपनी आंखों से देख के आई हूं उस लड़की के साथ, फिर भी तुम मेरे सामने दलीलें पेश कर रहे हो। नहीं जिब्रान, अब मैं इन हालात में तुम्हारे साथ नहीं रुक सकती। देखो राबिया, जिस बात में आने की जरूरत नहीं है, मिल बैठ के भी हम मसले हल कर सकते हैं। जिब्रान, मैं तुम्हें बता चुकी हूँ कि अब मोहब्बत का वक्त नहीं रहा। जिस तरह से तुम मुझे अकेले छोड़ के जा सकते हो ना, उस तरह जाने का हक मैं भी रखती हूँ। इसलिए अब तुम मुझे रोकने की कोशिश मत करना। तो तुम्हारे चले जाने से क्या मसला हल हो जाएगा? इससे सिर्फ गलतफहमियां पैदा होंगी और कुछ नहीं। मैंने अब अपने आप को ना तकदीर के हवाले कर दिया। अब ये तकदीर जो भी फैसला करेगी ना, मुझे वो मंजूर है। राबिया, रुको। मैंने रुकने के लिए जाने का फैसला नहीं किया था जिब्रान। अब ये मसला मेरे जाने से ही हल होगा। तुम्हारी हैसियत कुर्बानी के बकरे से कम नहीं है। तुम्हें कभी किसी मौके में अपनी मर्दानगी दिखाने का मौका ही नहीं मिलता। तुम शायद मजाक कर रही हो ना? मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। लेकिन इतनी सख्त बात आज से पहले तुमने कभी नहीं की। और रही बात कुर्बानी का बकरा बनने की, तो बड़ा भाई होने की हैसियत से घर चलाना मेरी जिम्मेदारी थी। अब्बा की तनख्वाह और मेरी तनख्वाह मिला के पूरा घर चल जाता था और सबकी ज़रूरियात पूरी हो जाती थी। अब रही बात मर्दानगी दिखाने की, तुमने ये बात जिस जाविये से भी की, मेरे लिए बहुत शर्मनाक। मेरे नज़दीक मर्दानगी घर पे नहीं, बाहर दिखाई जाती है। आखिर तुमने क्या सोच के ये बात की है? वहीद महविश को भगा के ले गया। तुम्हारी जगह मैं होती ना, उन दोनों को गोली मार देती। पर तुम्हारे घर में किसी की गैरत नहीं जागी। महविश को जिंदा दरगोर करने की बजाय घर में जगह दे दी। लाना से माँ बाप पर। ना, तुम्हारा झगड़ा अगर मुझसे है तो मेरे माँ बाप को बीच में लाने की जरूरत नहीं है। जरूरत है। तुम्हारे अब्बा और अम्मा अगर मेरे बस में हो ना, इन दोनों की धुलाई कर दूं। तुम्हारे अब्बा औरतों के चक्कर में लगे हुए, इसलिए तुम्हें जायदाद में हिस्सा देने से मना कर दिया है, ताकि सारा पैसा उन औरतों पे लुटा सके। न जाने परवीन जैसे कितनी औरतों से तुम्हारे अब्बू शादी कर चुके होंगे। अब देखना, एक एक करके सब तुम्हारे अब्बा से अपना हक मांगने पहुंच जाएंगी। नायला, तुम्हारी बातें नाकाबिल बर्दाश्त हो रही हैं, इसलिए बेहतर होगा कि अब तुम खामोश हो जाओ। मैं बिल्कुल खामोश नहीं रहूंगी। और तुम्हारी माँ, वो भी कोई शरीफ खातून नहीं है। मैं 100% यकीन से कह रही हूँ, महविश को भगाने में उनका भी हाथ था।
पर मैं जाने के उन्होंने किसी को एहसास दिलाया। नैना, मैं अपने बारे में तो ये बातें सुन सकता हूँ, लेकिन अपने माँ बाप के बारे में ये घटिया बातें नहीं सुन सकता। सुनो तुम। शहजाद, तुम्हारी हिम्मत कैसे है मेरी बेटी को थप्पड़ मारने की? अब भी और इसी में मेरे घर से निकल जाओ। मुझे भी ये लगता है कि मेरा जाना ज्यादा जरूरी हो गया। हमेशा तुम लोगों के इशारे पर चलता रहा। मुझ पे मुसीबत क्या आई तो मेरा साथ देने के बजाय मुझे परेशानी में ढकेल रहे हो। जो तुम लोगों को समझ आ रहा है कर लो। मैंने हर से मुकाबला करना सीख लिया। सुन लो तुम लोग। तुम तो हमेशा इसी की तारीफ करती थी ना, आप बताओ। मैं भी आराम से नहीं बैठूंगी, इसके पूरे खानदान को छठी का दूध याद दिला दूंगी। समझ में नहीं आ रहा अम्मा, मैं क्या करूं। इस हादसे के बाद से जिब्रान मुझसे उखड़ा उखड़ा रहने लगा है, यहाँ तक कि मुझसे ठीक से बात भी नहीं करता। ऐसा लगता है कि सेठ दाऊद ने मेरे साथ कोई गलत हरकत की है। मैंने उसे बहुत यकीन दिलाने की कोशिश की अम्मा, कि वो मेरी कोई बात मानने को तैयार ही नहीं था। यहाँ तक कि एक दिन वो घर तक छोड़ के चला गया था। कितनी खुश थी तुम वहाँ, न जाने तुम्हें किसकी नजर लगी, न जाने कौन तुम्हारी खुशियों को चुरा कर ले गया। जिब्रान ऐसा नहीं था अम्मा, अचानक से बदल गया है। इसके दिल में अचानक मेरी अहमियत कम हो गई है अम्मा। उसने इतनी आसानी से मुझ पर शक कर लिया, और जब मैंने उसे रंगे हाथों उस औरत के साथ पकड़ा तो उसे वो सब एक होंडा मजाक लग रहा था। हम जितना भी छुपा लें अम्मा, आखिर तो हकीकत अब्बा को पता चलेगी ना। मैं उसे एहसास होने नहीं दूंगी, और तुम भी अपने बाप से कहना कि मैं कुछ दिन रहने के लिए आई हूँ। इस तरह इस मसले को निपटाने का मौका मिल जाएगा। इस रिश्ते में तुम राजी थी और करवाने वाली मैं हूँ, इसलिए मैं तुम्हें इस आग में तनहा नहीं जलने दूंगी। मैं तुम्हारे साथ हूँ। समझ में नहीं आ रहा अम्मा, मैं ऐसा कौन सा फैसला करूं जिससे मेरा घर ना टूटे। बेटा, तुम परेशान ना हो, अल्लाह कोई ना कोई वसीला जरूर बनाएगा। बेशक ये रिश्ता बना आसानी से है, लेकिन मैं इसे इतनी आसानी से टूटने नहीं दूंगी। ये मेरा तुम्हारे साथ वायदा है। तुमने तो कहा था कि पैसे 2 लाख से ऊपर है, और वो भी पुलिस की तहवील में। तो उन्होंने मुझे 12,000 रुपए क्यों दिए? भाई सरासर झूठ है। मुझे खुद याद है पैसे 2 लाख से ज्यादा थे। किराए और खाने पीने के अलावा पैसे और कहीं भी खर्च नहीं हुए। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि तुम सही हो या पुलिस वाले। उन्होंने मुझे फाइल थमा दी जिसमें वाज़ेह तौर पे लिखा है कि कैश की सूरत में से 12,000 रुपए ही बरामद हुए। क्या ये भी गलत है, जिसमें तुम्हारे दस्तखत भी हैं? भाई ये मैं आपसे कह रही हूँ, ये मेरे साइंस नहीं है, इनमें कुछ तब्दीली है। तुम्हारी बातों में कोई सदाकत नहीं है महविश। तुम झूठ पे झूठ बोलती जा रही हो। ठीक से ये भी नहीं कह सकती कि पैसे वो वहीद ले उड़ाए। मेरे बस में होता ना तो उस चालाक और मक्कार वहीद को कभी जिंदा नहीं छोड़ता। और साथ में अरे शहजाद, और वो तुम तो थाने गए थे ना, चीजें मिल गई क्या? जिस चीज के लिए गया था नाकाम लौटा हूं मैं। थाने वालों ने मुझे 12,000 रुपए थमा दिए, बकौल आपकी इस बेटी के 2 लाख से ऊपर थे। पूछे इससे आप जरा। माँ मैं सच कह रही हूँ, मेरा यकीन करे, ऐसे मेरे पास ही थे, मैंने वहीद को भी नहीं दिए थे। अरे तो फिर कहाँ गए पैसे? आसमान खा गया या जमीन निगल गई? जब हैदराबाद में रिपोर्ट लिखी गई थी तो उस वक्त भी 2 लाख से ऊपर का फिगर था। मुझे लगता है कि यहाँ के पुलिस वालों ने कुछ अदला बदली की और गलत रिपोर्ट भाई को पकड़ा दी। दलाइल तो ऐसे दे रही है जैसे बहुत बड़ी स्कॉलर हो। अम्मा इसने हमें कहीं नहीं छोड़ा। अब्बा की इतनी साल की मेहनत की कमाई को इसने पल भर में उड़ा दिया। आज से इस घर में मैं कभी नहीं आऊँ। सुन लें आप। अरे शहजाद मेरी बात तो सुनो। अरे अरे लोग तो सही।
वैसे मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हें भीख मांगने की बजाय शादी कर लेनी चाहिए। ये तो मुश्किल है। तो मतलब है कि तुम खुद ही तैयार नहीं हो इस बात के लिए। कौन बदनसीब लड़की ये नहीं चाहती कि उसकी शादी ना हो। पता है, रोज़ रात को जब मैं भीख मांग कर सड़कों पर ख्वार होते हुए घर आती हूँ तो रोज़ रात को ये सोचती हूँ काश मेरी भी शादी हुई होती और मैं भी एक सुकून की ज़िंदगी गुजार रही होती। हम जैसी लड़कियों की ज़िंदगी में अगर शादी लिखी भी हुई है ना तो हमारे नसीब में मेरे अब्बा जैसे मर्दी लिखे हैं, लालची, जो बस अपनी बीवी से भी भीख मंगवाएंगे और अपने बच्चों से भी, ताकि उनकी ज़रूरतें पूरी हो सकें। और अगर शादी के बाद भी भीख ही मांगनी है तो इस शादी के अजियत से गुजरने का फ़ायदा, इससे अच्छा ऐसी भीख मांग लूँ। वैसे तो तुम ठीक कहती हो, लेकिन ज़रूरी तो नहीं है ना कि हर मर्द वैसा ही हो जैसे तुम सोचती हो। ठीक है, लेकिन अब ऐसी भी बात नहीं है कि मेरी किस्मत में बंगले वाले हो। इतनी अच्छी किस्मत भी नहीं है मेरी कि अपनी तकदीर खुद लिख सकूं मैं। शायद हमें अपनी किस्मत खुद लिखनी पड़े। कई सालों की तन्हाइयों ने मुझे ये फैसला करने पर मजबूर कर दिया है कि मुझे ये खलापुर करनी है। तुम तो इतनी बड़ी बड़ी बातें करने लग गए हो लड़के। ये इतनी मुश्किल बातें सीखी कहाँ से हैं? हालात और वक्त इंसान को सब कुछ सिखा देते हैं। राबी, अगर मैं तुम्हें कहूँ कि इस शहर में एक ऐसा शख्स है जो तुमसे शादी करके तुम्हारी ज़िंदगी बदलना चाहता है, तो तुम क्या मेरी बात पे यकीन करोगी? जिब्रान, मैं ना रोज़ हज़ारों मर्दों से मिलती हूँ और मुझे आज तक कभी तुम्हारे जैसा मर्द नहीं मिला जो इतना सच्चा और इतना अच्छा है। और उस दिन जब तुम मेरी खातिर सेठ दाऊद से लड़े थे ना, उस दिन के बाद से ना तुम्हारी इज्जत मेरे दिल में और बढ़ गई है। इसलिए तुम जो भी कहोगे ना, मैं आंख बंद करके उस पर यकीन कर लूँगी। तो फिर मेरा यकीन करो, मैं उस शख्स को जानता हूँ जो तुम्हारी ज़िंदगी बदल कर तुम्हें इन अजियतों से निकाल कर एक पुरसुकून ज़िंदगी देना चाहता है। एक बात कहूँ? कहो। देखो, अगर तो वो शख्स जिसकी तुम बात कर रहे हो, जो मेरे बारे में सब जानने के बाद भी मुझसे शादी करने के लिए तैयार है, वो शख्स अगर तुम्हारे अलावा कोई और हुआ ना तो मैं उससे शादी नहीं करूँगी। मैंने बड़े मर्दों को आजमाया है जिब्रान, लेकिन आज तक किसी को भी तुम जैसा नहीं पाया। और अगर मेरी किसी से शादी हो भी जाती है तो वो बस अपनी हवस पूरी करने के बाद मुझे इस्तेमाल की हुई हड्डी की तरह फेंक देगा। और मैं अपनी ज़िंदगी के साथ ये समझौता नहीं करना चाहती।
महवेश। जी अम्मा, क्या हुआ? मैंने अपने लिए परेजी खाना बनाया था, कहाँ गया सारा खाना? ये तो खाली बर्तन पड़े हुए हैं। कहीं तुमने अपने अब्बा को तो नहीं खिला दिया? नहीं अम्मा। अरे तो फिर क्या आसमान खा गया? ओ, कहीं ये इस नई चुड़ैल का काम तो नहीं है? अगर ये इसका काम है ना, तो आज ये मेरे हाथों से नहीं बचेगी। हट यहाँ से। अम्मा, ए औरत, तुझे मेरे बनाए हुए खाने पे कब्जा करने की जुर्रत कैसे हुई? ये बाप का घर समझाया क्या तूने? ए नक्चड़ी औरत, ज्यादा मेरे मुंह लगने की जरूरत नहीं है। सीधी शराफत से खाना मेरे आगे रख, और ये किसके बाप का घर है अभी साबित कर दूंगी। देख लेती हूँ किसके बाप का घर है। ज्यादा धोस जमाने की कोशिश की ना तो बाल से पकड़ के सुबह दरवाजे से बाहर कर दूंगी। जिसमें जान नाम की चीज नहीं और मेरे मुंह लग रही है। चल दे। मक्कार औरत, पहले तूने मुझसे मेरे शौहर को छीनने की कोशिश की, और अब तू यहाँ आ गई मेरे घर पे कब्जा जमाने के लिए। अगर कल तक तू इस घर से दफा नहीं हुई ना, तो मैं तेरा जनाजा निकाल दूंगी। चुड़ैल कहीं की। मैं तेरा जनाजा निकाल दूंगी। चुड़ैल? अरे तू चुड़ैल है? अपनी शक्ल देखी है तूने? दूसरों के घरों में घुस गई कब्जा जमाने के लिए। कितनी बेशरम औरत है। अरे तुम बेशरम? अपने आप को देखा है तूने कभी? आ गई मेरे घर पे कब्जा जमाने के लिए। है कौन तू? बड़ी आई तकादा करने वाली। मेरा घर है, मेरा घर है। मेरी चीज को हाथ लगाए ना, हाथ तोड़ दूंगी मैं तेरे। क्या मैं तुझे छोड़ दूंगी? मैं भी तेरा जनाजा निकालूंगी इस घर से। तूने मुझे क्या समझा? मैं बताती हूँ मैं तुझे क्या अब्बा वो क्या हुआ बेटा, ये शोर कैसा है? अब्बा वो अम्मा और परवीन आंटी की बहुत सख्त लड़ाई हो रही है, दोनों एक दूसरे को। ओह माय गॉड, ये क्या मुसीबत आ गई है भाई। अब मैं खाना बनाओ तेरे लिए। और मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। बेटा परवीन, क्या मसला बना रखा तुम लोगों ने? हाँ बोल जाओ। रजा, समझा लो अपनी इस चुड़ैल को। अगर इस घर में इज्जत से रहना चाहती है ना, तो मेरी चीजों को हाथ ना लगाए, वरना रोज इस घर में यही तमाशा होगा। तुमने मुझे फिर चुड़ैल कहा? आइंदा तुमने अपने मुंह से ऐसी बात निकाली ना, तो कपड़ों की तरह तुम्हारी धुलाई कर दूंगी। याद रखना मेरी ये बात। अगर सुबह होते ही तूने अपनी शक्ल गुम नहीं की ना इस घर से, तो मैं तेरा जनाजा निकाल दूंगी। चूहों का कीमा बना के खिलाऊंगी मैं तुझे। जिंदगी अजाब कर दूंगी मैं तेरी। अरे चूहों का कीमा तुम्हें नसीब हो। मैं कहता हूँ बंद करो ये बकवास। बहुत देख लिया मैंने तुम्हारा तमाशा। अब मुझ में तमाशा बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं। ये बात कान खोल कर सुन लो। अब अगर तुम दोनों में से किसी ने भी मेरे सामने जबान दराज़ी की, तो मैं घर से बाहर निकाल दूं। रजा, मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुम इसे समझा दो। अगर यहाँ इज्जत से रहना चाहती है ना, तो मैं दोबारा कह रही हूँ, तमीज से रह, मेरी चीजों को हाथ ना लगाए, वरना मैं इसे इसकी औकात याद दिला दूंगी। मैं भी कोई कमजोर औरत नहीं, ये मेरा भी घर है। इसकी हर चीज पर मेरा भी इतना ही हक है जितना कि तुम्हारा। मेरा जो दिल करेगा मैं वही करूंगी। मैंने जो कहना था ना, कह दिया तुझे। आइंदा तूने अगर मेरी किसी चीज को हाथ लगाया ना, तो हाथ तोड़ दूंगी मैं तेरे। देख लूंगी मैं तुझे। 1.5 फीट की जबान है इसकी। अरे कौट के तवे पे रख दो, फिर सुधरेगी। अरे खामोश हो जाओ, खामोश हो जाओ। ये क्या अज़ाब है? ये किस जुर्म की पादाश में मुझे सजाएं दे रहा है? मैंने क्या किया है? ये भी दिन देख रहा था मुझे उस शहर का। मेरे पानी नौ है। ये सारा मजा किरकिरा कर दिया इस औरत ने। खाने का अब्बू ने पैसे देने से साफ इनकार कर दिया है, और वैसे भी 2 लाख रुपए कोई छोटी अमाउंट नहीं है। इसका मतलब अब्बू के लिए 2 लाख रुपए मेरी जान से ज्यादा कीमती है। उनका इकलौता बेटा हूँ मैं, इतना नहीं कर सकते मेरे लिए? अगर तुम ये गलती ना कर बैठते, वो शायद नहीं, यकीनन तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ करते। अब इस मसले का कोई हल बताओ। वकालतनामा बिल्कुल तैयार है और वकील अपनी फीस मांग रहा है। यार पहले से केस तो फाइल करने दो। और तुम्हारी दोस्त का रिश्तेदार है, वो हमारे लिए इतना नहीं कर सकता? कुछ तो फेवर मांगा होता उससे। वो एक बड़े वकील हैं, फेवर के बाद ही उन्होंने 2 लाख रुपए बताए हैं। अब सबसे बड़ा मसला ये है कि 2 लाख रुपए आएंगे कहाँ से? प्लीज कुछ करो मेरे लिए, मैं इस माहौल में मर जाऊँ। कहन आती है मुझे, प्लीज कुछ करो, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। मैं अपने बेस्ट एफर्ट्स लगा रही हूँ, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि इतनी बड़ी अमाउंट कहाँ से क्रैक की जाए।
तुम अपने किसी जानने वाले से उधार भी तो ले सकती हो। मेरी दोस्तों में कोई भी ऐसे नहीं है जिसके पास इतनी बड़ी अमाउंट हो। फिर तो एक ये ले, वो क्या? अम्मी के जेवर। अब्बू को पता लगा ना कि अम्मी का जेवर बिक गया तो वो मुझे जान से मार देंगे। अरे मैं उन्हें बेचने की बात नहीं कर रहा, बेवकूफ़ लड़की, हम उन्हें गिरवी भी तो रखवा सकते हैं। मैं रिहा होते ही कोई नौकरी कर लूंगा और एक एक पैसा जमा करके दोबारा जेवर हासिल कर लेंगे। ऐसे तो ये काम भी बड़ा रिस्की है। अभी का सब मेरी जान पे बनी हुई हो, तुम इतना भी रिस्क लेने भी तैयार नहीं हो मेरे लिए। और अगर तुम भी पीछे हट गई तो फिर मेरा क्या होगा? तुम्हारे अलावा है कौन मेरा कोई साथ देने के लिए? ठीक है, अब अगर तुम मुझे इतना फोर्स कर रहे हो तो मुझे रिस्क लेना ही पड़ेगा। थैंक यू सो मच रबीका, तुमने ज़िंदगी में हर अच्छे बुरे वक्त में मेरा साथ दिया है और मैं ये तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। भाई हो तुम मेरे, अगर तुम्हारे लिए मैं नहीं करूँगी, तुम्हारे साथ मैं नहीं दूंगी तो और कौन देगा? तुम्हारे लिए कपड़े लेकर आई हूँ मैं, चेंज कर लो, बहुत गंदे हो गए। थैंक यू। आइए आइए रजा अंकल, आए अंदर बैठ के आराम से बात करते हैं। वसीम जाओ गुलाम अली अंकल के होटल से जो है ना 2 चाय लेकर आओ, जल्दी से भाग के जाओ। आ जाए रजा अंकल, बैठे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह। जी तो रजा अंकल अब बताइए कि मसला क्या है और मैं आपके किस काम आ सकता हूँ? जैन मियाँ आपका क्या, अब तो महल्ले का हर फर्द हमारे घर के हालात से बाखबर। फिर जब से मेरी बेटी का वाक़या हुआ है ना, बच्चा बच्चा जानता है हमें बेटा। जी मुझे इस वाक़े पे बहुत अफसोस है। असल में मैं इन दोनों बहुत परेशान हूँ। दूसरे वाक़यात तो अपनी जगह, लेकिन मैं साले में दूसरी शादी का जो वाक़या हुआ है उससे बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। इतना सख्त तजुर्बा मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं उठाया। वो दूसरी बीवी तलाक के बाद आ गई अपना जायदाद में हिस्सा मांगने के लिए। उसने मेरी पुरसकून ज़िंदगी में ऐसा इंतशार फैला दिया बेटा, कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे कि उससे मामला कैसे तय करूँ, क्या करूँ मैं। अंकल मैं आपकी बात पूरी तरह समझ गया हूँ और ये भी जान गया हूँ कि आपकी दूसरी बीवी जबरन आपके घर आई हुई है और ज़बरदस्ती आप पर दोष जमा रही है। ऐसे में हमें अदालत से रुजू करना चाहिए। जैन बेटा, बात दरअसल ये है कि इस उम्र में मैं कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने से बहुत घबराता हूँ बेटा। ठीक है, मैं आपको ऐसे वकील से मिलवाता हूँ जो आपको इसका आसान हल बता देगा। इसके लिए तो आप तैयार हैं ना? हाँ हाँ बेटा, अगर ऐसा हो जाए तो कोई बुझाएगा नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात। ले रजा चाय। अरे बेटा बस शुक्रिया शुक्रिया बेटा, तुम फिर जल्द से जल्द बात करा दो। वकील साहब एक बात बताएं, ये कोर्ट की तरफ से छापे गए अखबारी इश्तिहार ने मेरा इमेज खराब कर दिया है, क्या फौरी तौर पे कुछ हो सकता है? इसका मतलब आपको कोर्ट से 2 नोटिस भेजे गए थे, पहले आप नहीं आए। मैंने जरूरी नहीं समझा, मगर अब मैं डिफेंड करना चाहता हूँ। इसके लिए आपको पहले मेरे पास आना चाहिए। आपका मतलब है कि आपका यहाँ आना बेकार है? मैं केस तो लेने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अब इसका कोई फायदा नहीं। आपको हर हाल में कोर्ट में आना पड़ेगा, इसकी कोई लंबी कचहरी नहीं। तो फिर यही कि आप और आपकी बीवी जज के सामने अलग अलग कमेंट्स पास करें। अगर वो मुसालियत के लिए तैयार नहीं हुई तो अदालत ये निकाह मंसूख कर सकती है। इसका सीधा मतलब ये है कि बाजी पलटने वाली है। क्या मतलब? कुछ नहीं। मुझे लगता है केस अब मुझे खुद ही लड़ना पड़ेगा। आपकी तशरीफ आफरी का बहुत शुक्रिया। शेरू, वकील साहब को बात छोड़ो।
राबिया, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। मैं वापस जाने के लिए नहीं आई हूँ। अगर मेरे दिल में खोट होता तो मैं तुम्हें क्यों लेने आता? अगर तुम्हारी अपनी गलती ना होती तो तुम यहाँ कभी मुझे लेने ना आते। और वैसे भी मैं मजीद किसी धोखे में नहीं पड़ना चाहती, इसलिए बेहतर है कि मैं यहाँ अम्मा के पास ही रहूँ। राबिया, ये नहीं, अब वो तुम्हारा घर है। तुम्हारे बगैर वो घर बहुत सूना सूना सा लगता है। मुझे तुम्हारी आदत हो गई है। जिब्रान, तुम उस लड़की के साथ अकेले वहाँ क्या कर रहे थे? मुझे इन सब सवालों के जवाब चाहिए। मैंने तुम पे शक किया और घर छोड़कर चला गया, उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन इस लड़की के मामले में मैं माफ़ी नहीं मांगता। वो सिर्फ तुम्हारी गलत फहमी थी। उस लड़की ने मुझे इस तरीके से फंसाने की कोशिश की कि अगर मेरी जगह कोई और भी होता तो वो भी उसकी जाल से बच ना पाता। ये कैसे हो सकता है? तुम्हारे उस लड़की के साथ ताल्लुकात थे, तभी तुम उसे अपने दोस्त के घर लेके गए, ताकि किसी को पता ना चल सके। प्लीज मेरी बात का यकीन करो, मैं सच कह रहा हूँ। मेरी सच बातों को इतनी अहमियत क्यों नहीं दी तुमने जिब्रान? मेरे भरोसे को क्यों तोड़ा? और अब मैं इस टूटे हुए दिल के साथ इस घर में नहीं जा सकती। मुझे यहाँ मरना कबूल है, लेकिन मैं अब वहाँ वापस नहीं जाऊंगी। बच्चों की तरह जिद करना अच्छी बात नहीं होती। मैं कल के बाद तुम्हें लेने नहीं आऊंगा। अब फैसला तुम्हारे हाथ से। क्या हुआ है? तुम्हारी नीति हामना है। यही तो है तुम्हारी तरबियत का नतीजा। इधर आओ, बताओ मुझे क्या क्या कह रही है? कह दो कि ये झूठ है। कह दो ये झूठ है। महवेश, बर्बाद कर दिया तूने हमें। महवेश, तूने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। बता बता, और कितनी जिल्लत बाकी है, कितने शर्मनाक दिन बाकी है देखने। अगर मुझे पता होता ना कि तेरी जिंदगी में ये दिन देखने बाकी है, जब तुम पैदा हुई थी ना, तेरा निकाह उठ के तुझे मार देती या खुद से हरका लेती। मैं क्या करूंगी? अरे तेरे बाप और भाई को जानती है तू। जिंदा तरकोर कर देंगे वो तुझे। पहले तेरी बहुत गलतियां माफ किया, मगर महविश तेरी ये गलती कभी माफ नहीं करेंगे। अल्लाह, मैं क्या करूं? कैसे इसकी जान बचाऊं? उनको खबर होने से पहले मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। चल चल मेरे साथ। अम्मा, तूने कुछ कहा क्यों नहीं जिब्रान को? थोड़ा सा तो गुस्सा करती। इतनी देर खामोश क्यों खड़ी रही? मुझे जिब्रान की बातों में सच्चाई नजर आई, इसलिए मेरा खामोश रहना बेहतर था। अम्मा, ये आप क्या कह रही हैं? मैं जिब्रान से जब पहली मर्तबा मिली थी ना, तो वो मुझे सच्चा और खरा इंसान लगा था, और आज भी उसकी बातों में सच्चाई कूट कूट कर भरी हुई थी। वरना झूठे आदमी के माथे पर उसकी असलियत लिखी हुई नजर आती है। और अम्मा, वो सच जो मैं देख के आई हूँ, उसका क्या? वो मैं इतनी आसानी से भुला दूँ? हो सकता है वक्ती तौर पे उस लड़की के बहकावे में आ गया हो। जब मैं ये सोचती हूँ कि जिब्रान का माजी खराफात से पाक है, तो मुझे यकीन नहीं आता वो इस कीचड़ में कैसे गिर सकता है। इस बात की वो तुमसे माफी मांगने आया है। उस घर में तुम्हारी जरूरत है, वो तुम्हें लेने आया है।
और जिब्रान की ये बात भी सही है कि इधर रहने से तुम्हारा मसला हल नहीं होगा, बल्कि मेरा तो ये कहना है कि इससे दूरियां और बढ़ जाएंगी। ये कि तुम आने वाले बच्चे के मुस्तकबिल के बारे में सोचो। अम्मा, आपने मुझे मुश्किल में डाल दिया। नहीं, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी ज़िंदगी आसान करना चाह रही हूँ। तुम्हारे बाप की मिसाल तुम्हारे सामने है। इतना मुझ पे जुल्म करता था और मैं सब कुछ बर्दाश्त करती थी। अब ये छोटी छोटी बातें तुमको भी जिब्रान के नज़रअंदाज करनी पड़ेगी। तुम भी जिब्रान की छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज कर दिया करो। तुम्हारे बाप जैसा इंसान से मोहब्बत करने लगा है तो जिब्रान कैसे बेमुरबत हो सकता है? बोलो, क्या फैसला किया तुमने? मुझे तो समझ में कुछ नहीं आ रहा। मेरा फैसला तो यह है कि तुम वापस चली जाओ। तुम्हारा और तुम्हारे बच्चे का मुस्तकबिल इस झोपड़ी में नहीं, बच्चे के बाप के घर में है। तुम जिब्रान को एक मौका दो, देखो उसका दिल मत तोड़ो। सर जी, इससे पहले हमने आपके चेहरे पे परेशानी कभी नहीं देखी है। बास परेशानियां इंसान की अपनी पैदा करदा होती है, जिनका दुख सबसे ज्यादा होता है। नरगिस के साथ जो मैंने अपनी अना की तस्कीन की जंग छेड़ी है, उसका खात्मा मुझे अपनी शिकस्त पे होता दिख रहा है। इसलिए मेरा दुख ज्यादा हो गया है। तकलीफ को दुख में बदलता देख रहा हूं। आप हुक्म करें सेठ जी, आपकी शिकस्त को हम फिर से पता में तब्दील कर देंगे। सेठ जी, नरगिस हमारी गोली के रेंज से दूर नहीं है। हर जंग गोली से नहीं लड़ी सर, कुछ जंगें दिमाग से नहीं है। नरगिस और मेरे दरमियान अना की जंग है, जो गोली से भी ज्यादा खतरनाक है। हार मानने का सदमा कुछ कम नहीं होता सेठ जी, कुछ करना तो पड़ेगा। बहुत दिन हो गए सेठ जी, हाथों में खुजली बहुत ज्यादा बढ़ गई है। सेठ जी, हमने आपसे हार मानने का सबक नहीं सीखा है सेठ जी। इस शिकस्त को फतह में बदलना ही पड़ेगा सेठ। मुझे तुम दोनों की वफादारी पे कोई शक नहीं, मगर नरगिस से बदला लेने के लिए उसकी सतह पे आना पड़े। उसकी सोर्सेज और रिसोर्सेज बहुत। अगर मैंने मिसाइल से हमला किया तो वो आइटम बम से हमलावर होगा, और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि मैं तरक्की करूँ। लिहाजा उसकी शिकस्त मेरी तरक्की और उसकी बराबरी पे मुनहसर। हम तो आपके हुक्म के गुलाम हैं सेठ जी, जैसे आप कहेंगे वैसे करेंगे हम। चलो चलते। तुम्हारे भाई ने कौन सा इतना बड़ा कारनामा अंजाम दिया है कि तुम उसकी जमानत के लिए जतन करती फिर रही हो? जो हमारी थोड़ी सी इज्जत थी ना, वो भी उसने खाक में मिला दी है। अब्बू, मैंने आपको कहा भी था कि वो उस लड़की महविश के बहकावे में आ गया था, और दूसरी वो नसरीन जिसने उन दोनों को भगाने में मदद की। इसमें हमारे भाई का कोई कसूर नहीं है। तुम्हारा भाई कोई बच्चा है जो उनके बहकावे में आ गया? अब्बू, आप छोड़े ना इस बात को। हम तीनों बहनों का एक ही भाई है, हमारा फर्ज बनता है ना कि हम उसे इस मुसीबत से निकालें। अगर वहीद मेरा इकलौता बेटा ना होता ना, तो मैं कभी भी उसको माफ़ नहीं करता।
और कभी भी उसको अपने घर में आने की इजाजत नहीं देता। और सबसे बढ़कर यह कि तुम्हारा इसरार है, मैं इस वजह से तुम्हें इस मामले में पढ़ने की इजाजत दे भी रहा हूं, वरना वहीद को इज्जत देने के काबिल नहीं रहा। अबू, मैंने एक वकील से वहीद की ज़मानत की बात की है और उन्होंने एफआईआर की कॉपी मांगी है जो हमें थाने से मिलेगी। अगर आप वकालतनामा पर दस्तखत कर दें तो ही वकील ज़मानत की दरख्वास्त दायर करेगा। हाँ, मुझे बेहद अफसोस है कि तुम्हें वहीद की गलतियों की सज़ा मिल रही है। अब मैं वैसे ही बीमारियों में मुब्तला हूँ, दस्तखत तो कर सकता हूँ मगर कोर्ट कचहरियों के चक्कर नहीं कर सकता। अबू, ये सारे मामला तो मैं देख लूँगी, लेकिन वकील ने ये केस लेने और ज़मानत के लिए एक फ़ीस बताई है। बेटा, आजकल के दौर में कौन सा ऐसा वकील है जो मुफ्त में हमारा केस लड़ेगा? उसे तो पैसे देने ही पड़ेंगे। और रही बात ज़मानत की, तो ज़मानत में तो बहुत अच्छे खासे पैसे लग जाते। अबू, वकील ने ये सब चीज़ें मिलाकर 2 लाख का राउंड फिगर बताया है। 2 लाख? 2 लाख रुपए तो तुम ऐसे कह रही हो रबीका कि पलक झपकते ही तुम्हारी हथेली भी आ गिरेंगे। अब वहीद के ऊपर लुटाने के लिए मेरे पास कोई पैसा नहीं है। मैं पहले ही उसकी पढ़ाई पर इतने पैसे खर्च कर चुका हूँ। अगर ये मामला 20,000 में हल हो सकता है तो ठीक है, नहीं तो मुझ में लोगों से मांगने की हिम्मत नहीं है। अबू, वो बेटा है आपका। मैं उसे जेल में जिस मुसीबत और तकलीफ में देखकर आई हूँ वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो सका। ये मुसीबत खुद उसने अपने गले में डाली है। इस मुसीबत का जिम्मेदार वो खुद है, मैं इस बात का जिम्मेदार नहीं हूँ। तुम्हें जो मर्जी आए करना, मुझे इस मामले में बीच में नहीं डालो। अच्छा, वो मेरी दवा का टाइम हो गया, मेरी दवा ला दो। जी। अरे शहजाद, तुम यहाँ इतनी रात को? तुम यहाँ कैसे? हाँ, वो मैं एयरपोर्ट एक पैसेंजर ड्रॉप करके आया हूँ। चाय का मूड बना था इसलिए यहाँ चला आया। चाय चलेगी? अरे नहीं, मैंने अभी भी चाय पी है। कोई बात नहीं, एक कप चाय मेरे साथ पी लो। और तुम्हारे घर वाले कैसे हैं? तुम तो अब हमारे घरेलू हालात से नावाकिफ नहीं हो। जिंदगी खिलौना बन के रह गई है। कभी कभी तो सोचता हूँ कि मुझे पैदा ही नहीं होना चाहिए था, और अगर पैदा हो भी गया हूं तो मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है? जानी, 2 दूध पत्ती लेकर आना। यार, अगर तुम जैसे लोग ये सोचने लगे तो हम जैसे टैक्सी ड्राइवरों का क्या बनेगा? वैसे मुझसे तो बहुत बेहतर तुम्हारी जिंदगी है यार। मुझे तो अब बेजारियत होने लग गई है। दिल से जो भी सोचता हूँ पूरा नहीं होता। ऐसे हालात में कोई कैसे खुश रह सकता है? अच्छा, ये बताओ कि मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? तुम्हारा पूछना ही मेरे लिए काफी है। वैसे भी तुमने मेरी फैमिली पे बहुत मेहरबानियां की हैं। मेरे सुकून का हाल अब किसी के पास। देखो, अगर तो तुम मुझे टैक्सी ड्राइवर समझ के ये बात कर रहे हो तो वाकई इस मसले का कोई हल नहीं निकल सकता। लेकिन अगर भाई समझकर बात कर रहे हो तो इस मसले के हल की गुंजाइश है। वैसे तुम आदमी हो बड़े कमाल के। कितना पढ़ा है? पढ़ा नहीं, सीखा बहुत है। इसीलिए तुम पढ़े लिखे से अच्छी बातें कर रहे हो। शादी की है? हाँ। बीवी से ताल्लुकात कैसे? मुश्किल सवाल है, जवाब तो देना ही पड़ेगा। अच्छे थे पर अब नहीं है, लेकिन हो जाएंगे। और तुम्हारे? अच्छे थे, अब नहीं है,
ना अच्छे होंगे। आंटी, मुस्तफ़ा साहब हैं, हाई कोर्ट के वकील हैं। मैं ज़ैन हैदर हूँ और रज़ा अंकल का मैं मोहल्लेदार हूँ और हमारे घरेलू ताल्लुक़ात हैं। मुझसे रज़ा अंकल ने अपनी परेशानी का जिक्र किया था कि आप लोगों के जायदाद का कोई मसला चल रहा है। मैंने इसी सिलसिले में कहा था कि मेरे पास एक वकील है, मैं उसको आपसे मिलवा दूँगा और वो आपके मसले को हल करेगा। बात दरअसल ये मुस्तफ़ा साहब के मैं उन बातों को दोबारा ज़िंदा नहीं करना चाहता जो हमारे दरमियान अलहदगी का बायस बने। इस वक्त जो हमारे दरमियान सूरत हाल है उसकी वजह से मेरे पूरे घर में बहुत बेचैनी पाई जाती है। आप लोगों को बुलाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि प्लीज़ मुझे और मेरे घर वालों को इस परेशानी से बाहर निकाल। मैं ज़िंदगी के बकिया दिन बहुत सुकून से गुजारना चाहता हूँ। रज़ा साहब ने आपको हक महर की रकम अदा की? जी। कोई ताख़ीर वगैरह तो नहीं की? जी नहीं। आपका बेटा यकीनन अब तो बालिग हो चुका होगा। हाँ, मुस्तफ़ा साहब तो मुलाजमत कर रहा है। हाँ, तो मुलाजमत कर रहा है तो मैं अपना हक थोड़ी छोड़ूंगी। आपने मेरे जिन सवालों का जवाब दिया है उनको सामने रखकर ये बात वाज़ेह हो जाती है कि अब ज़ाती तौर पर आपका कोई भी हक रज़ा साहब पर बाकी नहीं है। ये आप क्या बात कर रहे हैं? मुझे अब जायदाद में हिस्सा चाहिए। रज़ा साहब की जायदाद में आपके बेटे का हिस्सा तो बन सकता है पर आपका बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन उसको अदा करने का भी एक तरीक़ेकार होता है। जो तरीका आपने अख्तियार किया है वो ठीक नहीं। क्यों? मैंने कौन सा गलत किया? आप चाहे तो इस बात को अदालत में चैलेंज कर सकती है। सॉरी, मैं अदालत वदालत नहीं जानती। मुझे सिर्फ मेरा हक चाहिए। बहन, मेरा फर्ज था आपको समझाना। अब अगर आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही है तो फिर जबरन रज़ा साहब के घर में घुसकर इनके घर वालों को परेशान करने के जुर्म में आपके खिलाफ थाने में रिपोर्ट भी जमा करवाई जा सकती है। कहीं ऐसा ना हो कि लेने के देने पड़ जाएं। बेहतर यही होगा कि आप बाइज्जत तौर पर यहाँ से चली जाएं। इस वक्त रज़ा साहब जिन हालात से गुजर रहे हैं इसका तकाजा यही है कि आप यहाँ से चली जाएं। इनको मज़ीद माली परेशानी में ना डालें। आप लोगों को जो समझ में आए वो करें। मैं इस घर से अपने बेटे का हक लिए बगैर नहीं जाऊंगी। इनकी बातें सुनने के बाद रज़ा साहब अब आपके पास दो ही ऑप्शन रहते हैं। या तो आप इस खातून को अपने घर में बर्दाश्त करते रहें और या फिर पुलिस में कंप्लेन भी कर सकते हैं। बहरहाल मैं चाहता हूँ आपको जैसा भी फैसला करना हो मुझे ज़रूर आता। शुक्रिया वकील साहब, शुक्रिया ज़ैन। वैसे यार तुम्हारा दिल बहुत मजबूत है। तुम अपनी परेशानियां अपने दिल में छुपा के रख सकते हो। मुझसे तो ऐसा होता ही नहीं है। कोई नुस्खा है तो बताओ। अगर होता तो ज़रूर बताता, लेकिन हर चीज़ के लिए कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। कोई काम हो उसको करने के लिए, कोई परेशानी हो उसको छुपाने के लिए, और कोई दूर हो तो उसको करीब करने के लिए। और आहिस्ता आहिस्ता ये कोशिश आदत में तब्दील हो जाती। तुम ठीक है, तुमने ऐसी बातें सीखी कहाँ से? अपनी जिंदगी की नामहरूमियों से। मैं बहुत पहले अपने माँ बाप से दूर हो गया था और जिंदगी के कई मरहलों से गुजर कर यहाँ तक पहुंचा हूं। मैं बहुत जिद्दी बच्चा था, मैं बहुत मगरूर। सिर्फ 8 साल की उम्र में घर से भाग गया था। फिर तो तुम्हारे सामने अपनी परेशानी का जिक्र करना ही फजूल है। तुम्हारे सामने तो मेरी परेशानियां कुछ भी नहीं, बल्कि मैं तुम्हारे हौसले और हिम्मत को दाद देता हूं। तुम बहुत अच्छी जिंदगी गुजार।
हर इंसान की किस्मत तुम्हारी तरह कहाँ होती है। यार टाइम बहुत हो रहा है, मुझे निकलना चाहिए। चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। नहीं, मैं चला जाऊँगा। नहीं नहीं नहीं, रास्ते में ही पड़े तो चलो आओ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, आओ। अच्छा, राबिया तुम यहाँ? हाँ मैं। और ये कोई वक्त है घर आने का? मैं एक दिन के लिए अम्मा की तरफ क्या गई, तुम तो बहुत लापरवाह हो गए हो। मुझे अपनी आंखों पे यकीन नहीं आ रहा। लेकिन अब यकीन कर लो कि मैं आ गई हूँ। लेकिन मैं यहाँ तुम्हारे लिए नहीं आई हूँ। फिर किसके लिए आई हो? एक नए मेहमान के लिए। कौन से मेहमान के लिए? जिसके तुम बाबा बनने वाले हो। क्या? इतनी बड़ी खुशखबरी तुमने मुझे अपनी अम्मा के घर में क्यों नहीं बताई? क्योंकि उस वक्त मुझे तुम पे बहुत गुस्सा था। अरे जो भी है, मुझे अगर पता होता मैं तुम्हारे गुस्से की परवाह किए बगैर जबरदस्ती तुम्हें वहां से उठा लाता। तो तुम पे अगवा का केस हो जाता और तुम थाने चले जाते। कोई बात नहीं, मुझे मंजूर होता। मैं संजीता हूँ और मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही हूँ, तुम इतनी लेट घर आए हो। मैंने आज तक कभी तुम्हें शिकायत का मौका दिया? दरअसल जब से तुम ये घर छोड़ कर गई हो तो मेरा जल्दी वापस घर आने को दिल नहीं करता। लेकिन अब मैं जल्दी शाम को आ जाया करूंगा और तुम्हारा बहुत सारा ख्याल रखूंगा। तुमने मुझे दिल से माफ किया है ना? अगर माफ ना किया हो तो क्या मैं यहाँ आती? एक दफा अपनी जुबान से कह दो ना, मेरे दिल को तसल्ली हो जाएगी। अच्छा बाबा, माफ किया। ये हुई ना बात। अब मैं तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी कर दूंगा। मुझे पता है कि तुम ये सब मेरे लिए नहीं, होने वाले बच्चे के लिए कर रहे हो। मैं ये तुम्हारे लिए कर रहा हूं, अपने होने वाले बच्चे की माँ के लिए। हुस्न का